Hello everyone and welcome back. In today's video we are going to discuss some questions based on error detection asked in CDS 2 2023. So let's begin without wasting our time. Question number 1. As you can see, there are 4 options A, B, C, D. अब आपको इसे पता ये लगाना है कि विच पार्ट हैज़ गॉट द एरर. अगर आपको ऐसा लगे कि इस हिस्से में कोई एरर है, चूज ए. अगर लगे इधर कोई एरर है, चूज बी. इफ यू थिंक दिस पार्ट हैज़ गॉट द एरर, चूज सी. इफ यू थिंक द गिवन सेंटेंस इज एरर फ्री, तो वहाँ पे आपको यूज़ कर लेना है डी. तो यहाँ फुल स्टॉप में लगा देता हूँ. आप सोचते रहिए, मैं तब तक इस पर कुछ बताता हूँ आपको. आप लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ब तो पढ़ा ही होगा. नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पे नॉन फाइनाइट वर्ब के 6-7 वीडियोस पड़े हुए हैं, उसको देख लीजिएगा. फिलहाल मैं इसको सॉल्व करने के लिए शॉर्ट में बता दे रहा हूँ. वैसे फिर से बता दूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया है CDS 2 2023 में. ऐसे 10 क्वेश्चंस हैं पूरे और सबके सब CDS 2 2023 के ही पूछे हुए हैं. तो नॉन फाइनाइट वर्ब में मैं इधर बात करूँगा इन्फिनेटिव की. 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसे हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस वाला इन्फिनेटिव. अगर आपने इसको बना दिया 2 प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसका नाम हो जाएगा पैसिव वॉइस वाला इन्फिनेटिव. पैसिव, ठीक है ना, पैसिव. इन्फिनेटिव में जो नॉन फाइनाइट वर्ब हम यूज़ करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब में जो हम इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, इस इन्फिनेटिव के कई फंक्शंस हैं, जिसमें से एक फंक्शन होता है कि ये एडवर्ब का भी काम करता है. और जब ये एडवर्ब का काम करता है तो इन दैट केस से वाई का आंसर करता है. वाई बोले तो पर्पज. ये पर्पज को बताएगा कोई काम आपने क्यों किया. जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, आई वेंट देयर, मैं वहां गया. ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है. वेयर का रिप्लाई दे रहा है, ये हमारा वर्ब है एंड दिस इज द सब्जेक्ट. किसी ने पूछा क्यों गए वहां पे, तो आपने बोला टू बाय सम मिल्क. तो ये वाई का आंसर दे रहा है ना, वाई, तो एडवर्ब है. तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो कि सेंटेंस में मेन वर्ब्स नहीं होते हैं, सेमी वर्ब्स होते हैं, वो सेंटेंस में वाई का भी आंसर देते हैं. और भी कई फंक्शंस हैं, नाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, खुद वर्ब भी होते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत यहाँ पे सिर्फ इसी की थी, इसलिए मैंने ये बताया. अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखें आप लोग. इसमें यू दिया गया है सब्जेक्ट, शुड रीड दिया गया है वर्ब. अब यहाँ पे कोई बी प्लस थर्ड फॉर्म तो है नहीं. अब बी प्लस थर्ड फॉर्म इज नॉट गिवन, इट मीन्स द गिवन सेंटेंस इज नॉट पैसिव. यहाँ पे रीड एक एक्शन है और इसका ऑब्जेक्ट भी दिया गया है न्यूज़पेपर. ऑब्जेक्ट है, खैर ये तो रेगुलरली एडवर्ब है. तो वो जो सब्जेक्ट है इस एक्शन का डूअर है, यानी उसको ये काम करना चाहिए. तुमको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, रेगुलरली पढ़ना चाहिए. क्यों पढ़ना चाहिए, देखिए वाई. अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बी दिया गया है इसके बाद हम कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करते. बी के बाद, बी मतलब इज एम आर वॉज वर, कोई भी फॉर्म हो बी की, बी बीन कुछ भी आ जाए, इसके बाद अगर कोई वर्ब आए तो वो वर्ब या तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, वो वर्ब या तो थर्ड फॉर्म में आएगा. आईएनजी लगा दिया तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लगा दिया तो पैसिव मीनिंग कन्वे करेगा. अब यहाँ पे क्या है आपका कि ये बोला गया कि तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. क्यों तुमको पढ़ना चाहिए, ताकि तुम दूसरे को अपडेट करो या खुद अपडेटेड रहो, यानी खुद को अपडेट रहने की बात है यहाँ पे टू बी. तो ये जो आपका फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है, ये फर्स्ट फॉर्म ना होकर के थर्ड फॉर्म होना चाहिए, टू बी अपडेटेड, क्योंकि उसी को अपडेट रहने की बात है. वो पढ़ेगा तो अपडेट तो वही होगा ना. तो यहाँ पे बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करिए. तो यानी इस सेंटेंस के पार्ट सी में एरर था, ठीक है. और अगर वीडियो को आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि जो भी नई वीडियोज आए उसके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए. अब ये क्वेश्चन भी जो पूछा गया है ये भी CDS का ही है और 2023 का है. सारे के सारे वही हैं, बीच बीच में लिख इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता रहे. देखिए एक एग्जाम्पल है, आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाई अस दिस वीकेंड. तो अब देखिए विल बी यहाँ पे दिया गया है, तो जाहिर सी बात है, बात तो फ्यूचर की ही हो रही है. और यहाँ बी के बाद थर्ड फॉर्म दिया गया है, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर भी हो गया है. आगे क्या दिया हुआ है, बाई अस, पैसिव प्रूव्ड हो गया यहाँ पे. दिस वीकेंड फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि इस सेंटेंस में जो आर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दे विल नॉट परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क, द टास्क विल बी परफॉर्म्ड बाई समवन एल्स. और वो किसके द्वारा है, यहाँ पे हमारे ही द्वारा है. तो अब चूंकि इसी सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस और बेहतर हो सकता था, बट वी आर लेफ्ट विद दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल.
विद ऑप्शंस ए बी सी डी। तो इसी में पता लगाना है कि ये गलत है कि सही है। तो ये सेंटेंस एरर फ्री है, क्योंकि जो वो आपके सब्जेक्ट दिया है आर ग्रैंड पेरेंट्स दे आर नॉट द डूअर इन द गिवन सेंटेंस। क्यों? क्योंकि पैसिव है, तो उनको विजिट किया जाएगा, तो डूअर कौन होगा? वी, और इस वीकेंड की बात करें तो ये सेंटेंस में नो एरर था। ऑप्शन नंबर डी, चूज ऑप्शन नंबर डी फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो इसमें कुछ भी नहीं था, आसान एग्जाम्पल था। आइए एक और देख लेते हैं। जब तक आप ये एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं तब तक मैं कुछ लिख ही देता हूं यहाँ पे। CDS2 2023 क्या दिया है? हाउ एवर। ये एक एडवर्ब होता है। ये जो हाउ एवर है, अगर इसके बारे में नहीं जानते आप तो मैं बता दूं, हाउ एवर ये एक एडवर्ब है और ये कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए यूज किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट, हालांकि जब हम हाउ एवर यूज करते हैं तो इसके पहले कोई ना कोई बात बताई गई रहती है जिसको कॉन्ट्रास्ट करने के लिए आगे वाला हिस्सा लिखते हैं। तो फिलहाल इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वो पहले वाला सेंटेंस नहीं दिया है, तो ये आपको अंडरस्टूड रखना है कि देयर मस्ट बी समवन समथिंग, इसके पहले कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा और उसके बेसिस पे लिखा गया है। तो हाउ एवर, हालांकि द टास्क इज फ्रॉम डन particularly in ensuring equity in the distribution of quality education। मोटा मोटी सेंटेंस की जो मीनिंग निकल रही है कि जो क्वालिटी एजुकेशन देना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसमें जो इक्विटी, जो समानता की बात है, उसको इंश्योर करना। हालांकि द टास्क इज फ्रॉम डन, अब उसको इंश्योर करना पर्टिकुलरली इस चीज को बहुत दूर है अभी इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें, ये तो मोटा मोटी मैं समझाता हूँ इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है। ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है। अब ये प्रेपोजिशन के आगे देखिए डन आ गया। अब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये जो इस दिया गया है ये क्या है? या तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा या तो ये लिंकिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब होता तो डायरेक्ट कोई ना कोई यहाँ पे जो है कि एक मेन वर्ब आया होता। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो बट द मेन वर्ब इज नॉट गिवन देयर। अब कोई ना कोई कुछ तो लगाना ही पड़ेगा हमको वहाँ पे, एक जो है कि फ्रेज। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ क्या है। ये सेंटेंस पढ़ करके ये समझ में आ रहा है, जो कि आधा अधूरा भले लिखा हुआ है, अब इतना तो आपको भी समझना ही पड़ेगा कि हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन अगर करना है तो जो इक्वालिटी है, जो समानता है सब में, उसे इंश्योर करना अभी बहुत दूर है, कोसों दूर है वो। और उसके लिए एक टास्क जो यहाँ पे फ्रेज दिया है उसके लिए इनकम्प्लीट फ्रेज होना ये चाहिए था, फार फ्रॉम डन। तो फार फ्रॉम डन का मतलब ये होता है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जिसको कि कंप्लीट करना है। तो यही वाला फार यहाँ से गायब है, तो इसी को यहाँ पर लिख दीजिए और ये फ्रेज आपका जो है रेडी हो जाएगा। जैसे आप यहाँ फार लिखेंगे ना, फार फ्रॉम डन, यानी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देयर इज स्टिल, अभी भी, अ लॉट ऑफ थिंग्स लेफ्ट, बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं टू डू, जिन्हें किया जाना है। मतलब कि ये काम करना तो बहुत दूर की बात है, कोसों दूर है। तो इस सेंटेंस में जो एरर था वो ऑप्शन नंबर ए में था। ये भी आसान ही था। आइए एक और एग्जाम्पल इसमें अब देखते हैं हम लोग और क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में आते हैं। लुकिंग अहेड, आगे को देखते हुए, आगे का विचार करते हुए, द यूनिवर्सिटी इज एक्सपंजिंग revenue generation opportunities to add more facilities for students and staff। फिर से वही 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस को आपको समझना है। देखिए एक जो वर्ड यहाँ पे लिखा गया है एक्सपंज, इसका मतलब होता है टू रिड्यूस, कम कर देना किसी चीज को। लेकिन जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पे बात हुई है रिवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज, तो मतलब कि कुछ जनरेट करने के अवसर देना, यानी पॉजिटिव चीज है ये। क्या करने के लिए? टू ऐड मोर फैसिलिटीज, ताकि और ज़्यादा सुविधाएं दी जा सकें। किसको दी जा सकें? स्टूडेंट्स के लिए और स्टाफ के लिए। इस वर्ड का मतलब है रिड्यूस। तो जब अपॉर्चुनिटीज़ की बात हुई है तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को रिड्यूस करने की बात तो होगी नहीं, इन अपॉर्चुनिटीज़ को तो बढ़ाने की बात होगी, और ज़्यादा विस्तृत करने की बात होगी, एक्सप्लोर करने की बात होगी। तो यानी कि ये जो वर्ब है ये गलत है, इसकी जगह कोई दूसरा वर्ड लगा दीजिए, या तो एक्सपांडिंग लगा दीजिए, है ना, या फिर एक्सप्लोरिंग लगा दीजिए। ऐसा कोई एक वर्ब लगा दीजिए जिसमें इंक्रीज करने का सेंस आ जाए, आगे बढ़ाने की बात आ जाए, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा कि आगे को ध्यान में रखते हुए जो भी कोई यूनिवर्सिटी की बात हो रही है वो एक्सपांड कर रही है, उसको एक्सप्लोर कर रही है। किस चीज़ को? रिवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ को, मतलब जिससे और रिवेन्यू को बढ़ाया जा सके, मौक़ों को, चांसेस और बढ़ाया जा सके। क्यों बढ़ाया जा सके? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था
कि जो ये टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये वाई का भी आंसर देखें। पर्पज़ ये है ताकि बढ़ाया जा सके फैसिलिटीज़ को, किसके लिए, जो यूनिवर्सिटीज़ में हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और जो स्टाफ हैं उनके लिए। तो इसके किस पार्ट में एरर शो करेंगे आप, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूँ एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब, योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव्ड बाय फ्राइडे। अब ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में गड़बड़ी तो आपको दिख गई होगी ऑप्शन नंबर सी में। क्यों? क्योंकि यहां दिया हुआ है मस्ट रिसीव्ड, तो एक बात तो क्लियर हो गया कि मस्ट अगर दिया है तो मस्ट इज अ मॉडल, एंड एज वी ऑल नो आफ्टर एनी मॉडल वी यूज द वर्ब इन इट्स बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब इन जनरल इसे हम लोग फर्स्ट फॉर्म बोल के काम चला लेते हैं। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर एनी मॉडल। तो द गिवन सेंटेंस हैज गॉट द एरर एंड द एरर इज इन पार्ट सी, यानी ऑप्शन तो यही होगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद टू चॉइसेस। पहली चॉइस तो ये है कि इसमें हम करें क्या, हम इसे मस्ट रिसीव कर दें क्या, या यहाँ बी लगा के पैसिव बना दें, क्या करें हम इसे, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये भी है। तो मस्ट बी रिसीव्ड। अब देखिए करना क्या है, इफ यू यूज मस्ट रिसीव इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव स्ट्रक्चर। एक्टिव स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, द सब्जेक्ट विल बी द डूअर। तो अगर आप मस्ट रिसीव यूज करते हैं तो क्या बनेगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब, कोई पर्टिकुलर जॉब है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप उसमें अप्लाई करें, योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव। अगर आप ये लगाते हैं तो इसका ये मतलब बनेगा कि दिस सब्जेक्ट विल बी द डूअर। इफ दिस सब्जेक्ट इज द डूअर इट मीन्स दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टास्क। लेकिन ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कि तो आपका, अच्छा इसको देख के कंफ्यूज मत होएगा कि बाई लगा हुआ है तो ये पैसे वॉइस है, ये वाला बाई ये टाइम बताने वाला बाई है जो कि डेडलाइन बता रहा है, ये डूअर वाला बाई नहीं है। डेडलाइन का मतलब आपका होता है वही लास्ट अंतिम समय सीमा, डेडलाइन की बात हो रहा है। तो यहाँ से नहीं पता चलेगा कि पैसे वॉइस है, पता है हमको यहाँ से चल रहा है कि एप्लीकेशन कैन नॉट परफॉर्म दिस टास्क, इट मीन्स योर एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव्ड। तो आपके एप्लीकेशन को कोई और रिसीव करेगा, एप्लीकेशन इज नॉट डायरेक्टली परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर टास्क। तो यहाँ पे हमको पैसिव मीनिंग वाला वर्ड चाहिए, तो मस्ट रिसीव विल बी इनकरेक्ट, गो विद मस्ट बी रिसीव्ड। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 हो गया क्या, ओके दिस वाज द 5th वन। परहैप्स द बिगेस्ट थ्रेट टुडे। परहैप्स क्या है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं इस वर्ड को, मतलब सबसे बड़ा खतरा क्या है, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है, इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव किस चीज पे, जो खाने पीने के सिस्टम है उन पे, एंड लाइवलीहुड्स ऑफ पुअर फार्मर्स। अब ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आपको बताना है। तो जरा बता के बताइए इसमें कहाँ पे एरर है भाई, किस वाले सेंटेंस में हिस्से में इसमें एरर है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसे अगर आपको लग रहा है कि पुअर फार्मर्स के, पहले थोड़े हिंट कर देता हूं मैं आपको कि एरर है आर्टिकल द वगैरह लगेगा, तो ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं लगेगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो पुअर फार्मर दिया है, किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन को बिना डिटर्मिनर के लिखा जाता है तो जनरल सेंस में उसको यूज़ करते हैं। बाकी इसका एरर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आगे वाले एग्जाम्पल में बैठता हूँ, एक छोड़ दूँ, देखूँ आप लोग पढ़ कितना रहे हैं, देख के हटा दे रहे हैं कि आंसर भी कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए। चलिए देखते हैं 7वां, इन सच वोलेटाइल ग्लोबल एनवायरनमेंट। एक ये वोलेटाइल मतलब चेंजेबल है, इस तरह के जो अस्थिर ग्लोबल एनवायरनमेंट की हम बात करें कि जहाँ पे कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, क्या होगा, इट इज़ हार्टेनिंग। इट इज़ हार्टेनिंग का मतलब क्या है, हार्टेनिंग मतलब क्या है, टची, जो दिल को छू जाए, जो आपको एनकरेज करे, हार्टेनिंग एनकरेजिंग, जो एनकरेज करे, दैट क्या कि इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड एडमिरेबल रेजिलियंस एंड अचीव्ड रॉबस्ट रिकवरी। अब देखिए इसमें कहा गया है, सबसे पहला तो इसमें एक एरर ये है कि जो रेजिलियंस वर्ड है, ये पेपर में भी मैंने चेक किया है, वहाँ पे ये वर्ड गलत ही था, तो खैर ये स्पेलिंग एरर हम मान सकते हैं। तो यहाँ तो होना चाहिए था सही स्पेलिंग इसका, रेजिलियंस, इसका मतलब होता है बाउंस बैक, फ्लेक्सिबल होना, कि कोई चीज़ बिगड़ गई है तो वापस से उसको उसी स्टेज में आने की एबिलिटी। रॉबस्ट रिकवरी मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुआ। एडमिरेबल मतलब जिसकी प्रशंसा की जा सके। डेमोन्स्ट्रेटर मतलब क्या होता है, दिखाना। तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है, यानी कि सेंटेंस का जो ये वाला हिस्सा लिखा गया है पूरा यहाँ से यहाँ तक, दैट इज रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस वाले हिस्सों को आप देखेंगे वो प्रेजेंट में लिखा गया है। अब मुद्दा यह है कि गलत है कि सही है, तो मैं आपको समझाता हूँ।
मान लेते हैं कि देयर इज ए रिजल्ट, टेंस में मैंने ऐसा पढ़ाया था, हालांकि टेंस अगर ढंग से ना पढ़े हो तो इसी चैनल पे टेंस वाले प्लेलिस्ट पे भी जाइएगा, तो वहाँ सारे टेंस के वीडियोज में देख लीजिएगा। रिजल्ट है, कोई आया है और ये कोई एक्शन है, ठीक है। इस एक्शन का मान लेते हैं ये रिजल्ट आया है, जैसे यहाँ पे है कि इट इज हार्टेनिंग दैट, ये हार्टेनिंग है यानी कि यही रिजल्ट है यहाँ का, और आप देख रहे हैं कि ये रिजल्ट लिखा हुआ है प्रेजेंट में, तो जाहिर सी बात है कि किसी एक्शन का रिजल्ट अगर प्रेजेंट में आ रहा है और उस एक्शन को भी लिखा है किस एक्शन का रिजल्ट है जो कि ये है, और अगर इसको पास्ट लिख दिया है तो कहने का मतलब ये है कि ये इस एक्शन की वजह से ये आया है और आप ये रिजल्ट अभी बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप ये शो करना चाह रहे हैं कि पास्ट में किए गए एक्शन का रिजल्ट क्या है, प्रेजेंट में है। तो अगर पास्ट में किए गए एक्शन का रिजल्ट आपको प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है तो हमें यहाँ क्या दिखाना पड़ेगा कि पास्ट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट, और इस वाले केस को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे तो पास्ट इंडेफिनिटली लिखा हुआ है, तो ये एग्जाम्पल तो गलत ही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में एरर है और यहाँ पे क्या लगा देंगे, है इसके इंडिया ने क्या दिखाया। मतलब एनकरेजिंग ये है कि इस तरह से जो वोलेटाइल ग्लोबल एनवायरनमेंट में कि जहाँ कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, वैश्विक लेवल पर सब कुछ बदल जा रहा है, अस्थिर है, यहाँ पे एनकरेजिंग ये बात है, आपको दिल को सुकून देने वाली ये बात है कि इंडिया ने एक बहुत ही सम्मान से भरा हुआ, जिसमें सम्मान से जिसको कि सम्मान दिया जा सकता है, तारीफ की जा सकती है कि उसने रेजिलियंस एंड क्या दिखाया, उसने ये दिखाया एंड अचीव्ड रॉबस्ट रिकवरी, ये किया। इससे देख करके हमको ये संतुष्टि तो कम से कम मिल रही है, यानी इसका वो रिजल्ट है। रिजल्ट जब प्रेजेंट में है तो पास्ट में किए गए एक्शन को यानी कि आप प्रेजेंट में रिलेट करना चाह रहे हैं तो यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। थोड़ा आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 में राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग यू रिग्रेट। ये तो बड़ा ही आसान है, यहाँ तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रिग्रेट एक नाउन है, नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आ सकता, डिटर्मिनर जरूर आ सकता है, तो यू को क्या बना दीजिए, योर। तो इसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आसान सा एग्जाम्पल था, ऑप्शन नंबर बी, चूज ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स। अच्छा, ये हाथियों के झुंड की बात हो रही है जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अपीयर, ऐसा प्रतीत होता है, अपीयर ये वर्ब है। अच्छा देखिए एक चीज यहाँ पे, अगर वो मेन वर्ब है तो फिर ये तो मेन वर्ब हो नहीं सकता, अब इसे बनाना पड़ेगा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसे नॉन फाइनाइट वर्ब बनाने के लिए क्या लगा दीजिए, टू। ऐसा मतलब कि जो माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीयर टू लाइक वेस्ट बंगाल, मतलब कि वेस्ट बंगाल, ऐसा लगता है कि उनको वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा पसंद है, और उनको इतना ज़्यादा पसंद है दैट दे स्पेंड मोर टाइम हियर, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं देन इन द नेबरिंग स्टेट्स, जो कि पड़ोसी जो राज्य हैं, फ्रॉम वेयर दे क्रॉस ओवर, कि वहाँ जहाँ से घूम करके वो यहाँ आए हैं, ऐसा लगता है कि उनको ये जगह ज़्यादा पसंद है, ऐसा देखने में लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो किस पार्ट में एरर दिखाएंगे, ऑप्शन नंबर ए में। आसान से एग्जाम्पल है, बहुत टफ एग्जाम्पल्स नहीं है, आपके प्रैक्टिस के लिए बताया जा रहा है। एग्जाम्स भी तो होने वाले हैं अप्रैल में आप लोगों के सीडीएस और एनडीए के, तो वहाँ भी काम कर जाएंगे, और 2025 में अगर आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो वहाँ पे भी काम कर जाएंगे। तो ट्रक्ड नीटली अंडर द पाइल ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, इन द कप बोर्ड आर द लेटर्स रिटन बाय माय मदर टू माई फादर 30 years ago। देखिए भाई एग्जाम्पल बड़ा आसान है, ट्रक की तो बात नहीं हो रही है, मैं निकला ट्रक लेके, यहाँ पे एक वर्ड है इससे मिलता जुलता, एक कंफ्यूजन पे क्वेश्चन दिया गया है आपका, टग्ड। टग्ड का मतलब होता है कहीं फंसा देना, कहीं खोस लेते, शर्ट होता है ना, शर्ट को पैंट में खोस लेते हैं, मतलब कहीं फंसा लेते हैं, वैसे टग्ड नीटली अंडर द पाइल ऑफ क्लोथ्स। उस जो पाइल ऑफ क्लोथ्स हैं उसमें जो है एक पेपर क्या लिखा हुआ है, इन द कपबोर्ड आर द लेटर्स, वहां पे कुछ फंसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यू लाइक द लेक्चर। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।